से संपादित होता है। तो उस प्रोसेस से पहले जो होता है वो प्री रिक्विजाइट कुछ ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमें करना पड़ता है ताकि ऑपरेशन को सफल बनाया जा सके या पंचक्रम को सफल बनाया जा सके। तो हम काय चिकित्सा या पंचक्रम की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो जो पूर्व क्रम होते हैं वो लंघन होता है, पाचन होता है, स्नेहन होता है और संवेदन होता है। चारों के बारे में चर्चा हमने कल कर ली थी। इन चारों से जो है वो हम पूर्व क्रम करते हैं जिससे दोष कोष्ठ के अंदर आए और कोष्ठ में आने के बाद में हम उसको पंचक्रम के माध्यम से निकटवर्ती मार्ग से निकाल दें। पक्वाशय के अंदर चले गए तो हम उसको विरेचन या बस्ती से निकाल देंगे, उदर के अंदर है तो हम उसको बमन से निकाल देंगे। इस प्रकार से शोधन हो जाता है। तो कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तुम मुझे बताओगे निम्न में से कौन सा लंघन का प्रकार नहीं है? ए बमन, बी विरेचन, सी तेल की बस्ती, डी नीरू। सर बस्ती, तेल की बस्ती। तेल की बस्ती जो है वो लंघन में नहीं आता है। चरक के अनुसार लंघन के कितने प्रकार थे? 10, 11, 12, 13। 10 13 10 लंघन के प्रकार कितने थे? 10। 10 चरक के अनुसार संवेदन के प्रकार कितने थे? 13, 14, 15, 16। 13 13। चरक के अनुसार निराग्नि स्वेदन कितने थे? 10, 11, 12, 13। 10 10 निराग्नि स्वेदन थे। अगर वातज प्रकृति के अंदर भी लंघन कराना है तो किस ऋतु में कराओगे? शिशिर ऋतु। इसी ऋतु में शिशिर ऋतु में कराएंगे। शिशिर ऋतु में कराएंगे, बिल्कुल ठीक है। सुश्रुत और वाग्वट के कितने संवेदन हैं? 4 4 4 संवेदन है, बिल्कुल ठीक है। घृत का अनुपान क्या है? घी पिलाने के बाद क्या पिलाओगे? उष्ण जल, उष्ण जल। और घी के ऊपर ठंडा जल कौन सा जूस, विरुद्ध है? उपचार औषध विरुद्ध, विरुद्ध, उपचार विरुद्ध है। वसा उपचार और विरुद्ध मज्जा सर। के ऊपर क्या पिलाओगे? वसा मज्जा पे क्या पिलाया था? मंड। क्या पिलाया था? मंड। मंडा, और तेल के ऊपर क्या पिलाओगे? यूस। चक्र, यूस, तेल पे क्या पिलाओगे? यूस। तेल के ऊपर हमने यूस पिलाया था। इस हिसाब से हमने चर्चा की थी। स्नेह की प्रे विचारणाएं कितनी थी? प्रे विचारणाएं स्नेह की 24, 24 25, होते 26, 24 27। 24 24 24 24 प्रे 24 विचारणाएं थी स्नेह की। 24 बल वर्धन के लिए कौन सा तेल श्रेष्ठ है? एरंड या तिल? तिल, तेल, 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 तिल का तेल श्रेष्ठ है। और विरेचन या शोधन के लिए कौन सा तेल श्रेष्ठ है? एरंड का, एरंड, एरंड की। तुम मुझे बताओगे निर्देश कारित्वम किसका लक्षण था? निर्देश कारित्वम सर रोगी का, रोगी का, रोगी का। रोगी। तुम मुझे बताओगे भृतरी अनुरागश्च किसका गुण था? भृतरी अनुरागश्च परिचारक, परिचारक का परिचारक सब, का। परिचारक का। तुम मुझे बताओगे अनेकविध कल्पना किसका गुण था? अनेकविध कल्पना औषध औषध, औषध वैद का, औषध औषधि का। वैद का, औषधि। औषध, किसका था? औषधि का। अनेकविध औषध का कल्पना मतलब जो ड्रग बहुत सारी कल्पनाओं में अपने आप को बना ले। असव, अरिष्टोण, वटी, कल्पना। अब आइए बात करते हैं प्रधान कर्म। माइक ऑफ करिए, प्रधान कर्म पर आइए। मेन प्रधान कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या प्रधान कर्म होते हैं चिकित्सा की दृष्टि से? सबसे पहला ये प्रधान कर्म की चर्चा करें। वमन विरेचन वस्ति नश्ये शिरा मोक्षणानी प्रधान कर्मे। प्रधान कर्म 5 प्रकार के, बोले तो पंचकर्म जिसको बोलते हैं। सुश्रुत चूंकि जो है वो शल्य शास्त्री है, शल्य तंत्र का विशेषज्ञ है, इसलिए उसने शिरा मोक्षण बोल दिया। चरक जो है वो मेडिसिन का डॉक्टर है, इसलिए उसने शिरा मोक्षण नहीं बोला। बोले तो काटा पीटी उसने नहीं करी। वमन, विरेचन, नस्य, निरु और अनुवासन, ये तो बोलता है चरक। वमन, विरेचन, नस्य, निरु और शिरा मोक्षण बोल देता है कौन? सुश्रुत। बोले तो सुश्रुत जो है वो तेल की बस्ती नहीं बोलता है। कुल मिला के बस्ती जो बोली है वो काढ़े की बस्ती बोलता है, तेल की बस्ती नहीं बोलता। और वो दोनों बस्तियों को जोड़ देता है चरक। यह प्रत्यक्ष शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है जो कि 5 कर्मों से प्राप्त होती है। नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आइए, पहला वमन के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले हम पूछेंगे आपको कि आप वमन के बारे में क्या जानते हैं। तुम मुझे बताओगे वमन से दोष ऊपर से निकालते हैं कि नीचे से निकालते हैं?
ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से सर। कहां से ऊपर से निकलता है? सर, ऊर्ध्व ऊपर मार्ग से निकलता है, ऊपर ऊपर से ऊपर निकलता है। वमन के अंदर कौन से दोष को निकालते हो? वात पित्त कफ? कफ कफ को सर। कफ दोष को निकालते हो, नॉर्मल चीज। हमेशा याद रखना, कोई भी पंचकर्म कराओगे उसमें सबसे पहले वो दोष निकलेगा जिसके लिए वो पंचकर्म होता है। वमन कफ के लिए होता है, पहले कफ निकलेगा। विरेचन पित्त के लिए होता है, पहले पित्त निकलेगा। हमेशा जो दोष पहले निकलता है उसके बगल के अंदर दूसरा दोष निकलता है, उसके बाद में तीसरा दोष निकलता है। मतलब कहने का लास्ट में हमेशा वायु निकलेगी, लास्ट में हमेशा वात निकलती है, क्योंकि वात रिक्त स्थान के अंदर से आती है जब दोष निकल जाते हैं। तो आइए बात करते हैं, ऊर्ध्व मुख मार्ग से दोष को निकालना या बहुदोषावस्था में कफ प्रधान दोषों के लिए वमन होता है। गोड़ा मारिए, पता ही आपको, बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर कोई। नेक्स्ट आइए, बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए बसंत ऋतु के अंदर वमन को कराया जाता है। ये भी आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गोड़ा मारिए। दोषों को निकलने का क्रम 100 स्टार मार्क करिए, 100 स्टार। वमन आपने बोला कफ के लिए होता है, तो सबसे पहले कफ का कचरा बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले कफ लिखा है। लास्ट में मैंने बोला हमेशा वायु निकलेगी, लास्ट में वायु को पटक दो, तो बीच में किसको डालोगे? हमेशा पित्त को। पित्त को। बीच में पित्त आ जाएगा। तो ये क्रम कोई बड़ा, कोई ट्रेजिक क्रम तो है नहीं, ऐसा तो क्रम है नहीं जो हम इसको रटें या इसको घोटें, ऐसा तो कुछ है नहीं। लास्ट में वायु पटक दो। वमन जो होता है वो कफ के लिए श्रेष्ठ, शुरू में कफ पटक दो, तो बीच में अपने आप क्या आएगा? पित्त। अब क्वेश्चन आता है कि भैया वमन ठीक है आप करा रहे हो, लेकिन रोकें कब? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कभी तो रोकें। हाँ बिल्कुल रोकना है। कब रोकें? जब तुम मुझे बताओगे वमन के अंदर सबसे पहले कौन सा दोष निकल रहा था? कफ निकल रहा था। कफ। तो कफ को निकालकर हमें वमन को रोकना है। अब पता कैसे चलेगा भैया कफ निकल गया है? तो अगला दोष के दर्शन हो जाए, मतलब मुझे पित्त की। पित्त का अगर दर्शन हो जाए तो ये तो पक्का हो गया कि नहीं हो गया कि कफ निकल चुका है, तभी तो पित्त का दर्शन हुआ है। तो क्या लिखा है इसके अंदर? पितांत तक वमन श्रेष्ठ होता है। गोड़ा मारी। पितांत का मतलब है पित्त दिखने लग जाए, मतलब जब वमन करे वो, तो उसके अंदर जो सफेद सफेद पहले कफ निकल रहा था, अब उस कफ की जगह पीला पीला कोई द्रव्य या पित्त निकलने लग जाए, या पित्त का दर्शन हो जाए, उसको बोलते हैं पितांत। बोले तो पित्त के दर्शन तक जो है वमन श्रेष्ठ होता है। गोड़ा मारी। तो क्वेश्चन आएगा, पित्त का दर्शन हो जाना कौन सा पंचकर्म की सिद्धि है? क्या उत्तर करोगे? पित्त का दर्शन का मतलब है वमन। कफ निकल चुका है, बोले तो वमन। पितांत, वमन हाँ पितांत वमन श्रेष्ठ होता है। गोड़ा मारिए। पित्त का अंत दिख जाना चाहिए, मतलब लगभग लगभग कफ और पित्त भी कुछ कुछ निकल गया है, तो पितांत वमन श्रेष्ठ होता है। और वमन का श्रेष्ठ ड्रग पूरी दुनिया को पता है, रेंडिया स्पाइनोसा। कौन? मदन फल। मदन फल। मदन फल मामक श्रेष्ठ द्रव्य होता है। और भी हजारों ड्रग होते हैं जो वमन करते हैं, लेकिन मदन फल श्रेष्ठ है। दो ही व्यक्तियों की चर्चा होती है दुनिया के अंदर, या तो 100 या 0। जीरो की भी होती है, ऐसी बात नहीं कि जीरो की नहीं होती। 100 और 0 दोनों की चर्चा है दुनिया में, बीच के अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जीवन में बनना है तो या तो उत्कृष्ट या निकृष्ट। निकृष्ट के अंदर कोई श्रेय सार है नहीं, तो बनना क्या है? उत्कृष्ट। इसलिए मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य होता है। नेक्स्ट आइए, विरेचन। अब आपको पता है भैया, विरेचन का मतलब होता है अधो मार्ग या मल मार्ग से दोषों को निकालना, या गुदा मार्ग से दोषों को निकालना, या मेडिकेटेड परगेशन भी बोलते हैं इसको, परगेटिव्स देते हैं, बोले तो गुदा मार्ग से दोषों को निकालते हैं। अब आपको पता है भैया, विरेचन कौन से दोष के लिए? क्या उत्तर करोगे? पित्त के लिए। और पित्त जो है वो रक्त का भाई होता है, क्योंकि रक्त में पित्त घूमता है बॉडी के अंदर, इसलिए पित्त बोलो चाहे रक्त बोलो एक ही बात। और आपको पता है पित्त का प्रकोप कौन सी ऋतु? शरद। तो विरेचन भी शरद ऋतु में जनरली करते हैं, जनरली बोल रहा हूं। ऐसे नहीं है कि भैया मरीज आपके पास जनवरी में आए तो बोले तो एक काम कर रहा तू सितंबर में आना तभी करूंगा, या 6 महीने कुछ नहीं करूंगा, नहीं। 90% आम रूप से जनरली इस ऋतु में करते हैं, क्योंकि इसमें पित्त ज्यादा है, अच्छा विरेचन होगा। पित्त का मेन ऋतु है, मेन काल है, इसलिए पित्त निकल जाएगा तो बॉडी में पैथिक रोग नहीं होंगे। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में आप फरवरी में भी करा सकते हो, ऐसी बात नहीं, वो कंडीशन पे वेरी करता है। दूसरी चीज, जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, अगर आपने देखे हो तो, नहीं देखे हो तो वापस देख लेना। वैसे तो ब्लड डोनेशन कैंप कल करोगे तो कल भी लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनरली ब्लड डोनेशन कैंप सितंबर के आसपास ज्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो काल क्या है? पित्त कुपित होने का काल है। आधुनिक वालों को पता नहीं है, फिर भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है। पित्त दुष्टि काल है वो,
इसलिए ब्लड डोनेशन जो है वो ज्यादा सितंबर, अक्टूबर या अगस्त में होते हैं। अब लगने शुरू हो जाएंगे 2 महीने बाद। वात के साथ पित्त का संसर्ग होने पर श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। पित्त तो होता ही होता है, अब वात तो इसके अंदर निकलेगा, तो वात पित्त या पित्त अगर रोग है तो ये श्रेष्ठ जो होता है वो क्या होता है, परगेशन या श्रेष्ठ पंचकर्म होता है। नॉर्मल चीज। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं कोष्ठ के बारे में। कोष्ठ का मतलब होता है आपका एब्डोमन, आपका जो बॉवल है, बॉवल मेनली अगर उसको बोले तो बॉवल, तो आपका बॉवल या एब्डोमन है वो होता है कोष्ठ। अब वो 3 तरह का होता है। एक व्यक्ति बोलता है साहब मेरे को तो दूध पीते ही विरेचन हो जाता है, मैं दूध पीता हूं और मेरे को 2-3-4 बार जो है वो फ्रेश होने जाना पड़ता है। एक बोलता है साहब मेरे को तो गन्ने का जूस पीते ही विरेचन हो जाता है। इसका मतलब उसका कोष्ठ बड़ा सॉफ्ट है, मृदु कोष्ठ। दूसरा बोलता है साहब मेरे को तो आप त्रिफला दे दो, चाहे जमाल गोटा दे दो, चाहे कोई भी दवा दे दो, मेरे को तो पेट साफ होता ही नहीं है। बड़ा क्रूर कोष्ठी है, बड़ा हार्ड कोष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर वात भरी पड़ी है। तीसरा बोलता है साहब कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल खाता हूं तो ठीक है, और दवा ववा लेता हूं तो पेट साफ हो जाता है। मीडियम कोष्ठ है। तो क्वेश्चन आता है मृदु कोष्ठ के अंदर कौन सा दोष होता है? गोला मारिए, पित्त दोष होता है। क्यों? समझिए। वात पित्त कफ के अंदर एक पित्त ही ऐसा दोष है जो लिक्विड होता है, तरल होता है। नो डाउट कफ भी जो है, लेकिन कफ जो होता है वो सख्त होता है, पिघलने के बाद में कफ लिक्विड होता है। लेकिन बिना पिघले वात लिक्विड होता नहीं है, बिना पिघले कफ लिक्विड होता नहीं है। लेकिन प्रकृतिस्थ अवस्था में रूम टेम्परेचर पे पित्त लिक्विड होता है। और आपको पता है लिक्विड की बहने की टेंडेंसी होती है, सरण की टेंडेंसी होती है, सरण टू फ्लो। इसलिए पित्त जो है वो फ्लो आराम से कर लेता है। इसलिए जिस व्यक्ति के पेट में या कोष्ठ में पित्त भरा हुआ है उसका कोष्ठ फ्लो होता ही रहता है। इसलिए मृदु कोष्ठ के अंदर पित्त दोष होता है। याद रखना, डबल स्टार मार्क करिए। ससने उष्णम तीक्ष्णम लघु विस्र सर द्रवम, ये पित्त के गुण है। सर द्रवम, सर और द्रव, ये लिक्विडिटी फ्लूइडिटी जो होती है वो पित्त के अंदर होती है। इसलिए पित्त जो है वो झरता है, झरता ही रहता है। इसलिए मृदु कोष्ठ में पित्त होता है। औषधि की बड़ी छोटी मात्रा या मृदु मात्रा देने से काम बैठ जाता है। बड़ी मात्रा दे दी तो हालत खराब हो जाएगी। और केवल दूध पीने से कई बार विरेचन हो जाता है। बोले तो साहब हम दूध पीते हैं तो भी विरेचन हो जाता है। बोले तो बड़ा सॉफ्ट कोष्ठ है, नॉर्मल है। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको याद कराया। नेक्स्ट आइए, क्रूर। अरे भैया इसकी तो बात ही छोड़ो। बोले तो कितनी औषधि दे दो साहब पेट साफ नहीं होता है। बोले तो तीक्ष्ण मात्रा चाहिए औषधि की। नेक्स्ट आइए, क्रूर क्रोश। आपको पता है क्रूर कॉन्स्टिपेटेड, और कॉन्स्टिपेशन बात करती है, आपको पता है गोला मारी, वायु के कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन वायु के कारण होता है। क्वेश्चन आया हुआ, डबल स्टार मार्क करिए इसको। नेक्स्ट आइए, लेकिन वात दोष जो क्रूर क्रोष्ट है उसके अंदर चरक बोलता है। सुश्रुत इसके अंदर हल्का सा पित्त भी बोलता है। गोला मारी इसको, डबल स्टार है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा क्रूर क्रोष्ट में दोष बताइए, तो क्रूर क्रोष्ट के अंदर दोष आपको करना है वात, जब तक सुश्रुत ना पूछ ले। इसके ब्रैकेट में लिख दो छोटा सा सुश्रुत। सुश्रुत ने वात पित्त बोला है क्रूर क्रोष्ट के अंदर, याद रखना है, ठीक है। और नॉर्मल कुछ नहीं बोले तो बात करके आना है। तीक्ष्ण औषधि के प्रयोग से भी इसके अंदर शोधन या विरेचन नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, दुर्विरेच्य। गोड़ा मारो, दुर्विरेच्य। दुर्विरेच्य का मतलब होता है जो बड़े डिफिकल्टी से विरेचन हो। औषधि की तीक्ष्ण मात्रा देने से विरेचन होता है, उसको बोलते हैं दुर्विरेच्य। बहुत हार्ड तरीके से विरेचन कराना पड़ता है पेशेंट को, तो दुर्विरेच्य होता है कौन? क्रूर क्रोष्ट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है समदोष। समदोष के अंदर होता है मध्यम कोष्ठ के अंदर समदोष। समदोष का मतलब है नॉर्मल, वात भी नॉर्मल, पित्त भी नॉर्मल, कफ भी नॉर्मल। ये मध्यम मात्रा औषधि की देने से क्या होता है? विरेचन हो जाता है। मध्यम मात्रा के अंदर ही विरेचन हो जाता है। गोला मारिए। और औषधि की बोले तो मीडियम मात्रा इसके अंदर देनी पड़ती है। नॉर्मल चीज है, गोला मारिए। नेक्स्ट आइए, विरेचन के अंदर दोष निकलने का क्रम क्या है? सबसे पहले विरेचन आपको पता है कौन से दोष के लिए होता है? पित्त। पित्त दोष के लिए होता है। लेकिन पित्त जो है उसका स्थान क्या है बताइए? सर्वग्राहणी आमाशय। आमाशय और पक्वाशय के मध्य। आमाशय पक्वाशय मध्य, बोले तो ग्रहणी या पश्चिमानाशय। तो
तुम मुझे बताओगे मल का स्थान पित्त के ऊपर है या पित्त का स्थान मल के ऊपर है? मल के ऊपर पित्त का पित्त स्थान सर मल के ऊपर है। पित्त है। मल सबसे नीचे है, पित्त सबसे ऊपर है। इसका मतलब जी। पहले अगर निकलेंगे तो कौन सा क्रम के साथ निकलेगा? पहले मल निकलेगा। पहले मल सर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मूत्र पुरीस। पहले मूत्र भी निकलेगा, क्यों ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले मल में दोनों आ जाते हैं, मूत्र और पुरीस दोनों आ जाते हैं। तो पहले मूत्र, फिर पुरीस, फिर पित्त, फिर औषधि, फिर कफ। गोला मारिए इसको। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोला मार देना इसको। सबसे पहले मूत्र और पुरीस निकलेगा, उसके बाद में मेन दोष निकलेगा, क्योंकि ये दोष बड़ा ऊपर बैठा है, पित्त। फिर इसके बाद में औषधि निकलेगी और लास्ट के अंदर कफ निकलेगा, क्योंकि कफ छाती के अंदर है, ऊपर ही ऊपर बैठा है कफ छाती में। सबसे बाद में तो सबसे पहले मलमूत्र निकल के नीचे वाले, फिर पित्त निकल गया, फिर पित्त के ऊपर जो औषधि पिलाई थी वो निकल गई, और ऊपर ही ऊपर जो छाती में कफ बैठा है फिर वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर विरेचन के अंदर कफ दिख गया, इसका मतलब क्या पित्त निकल चुका है कि नहीं? जी निकल चुका है सर। निकल गया है। इसका मतलब कफांत विरेचन श्रेष्ठ होता है। लिख लो ब्रैकेट में कफांत। कफ अगर अंत में दिख गया, विरेचन रोक दो, क्योंकि पित्त निकल चुका है। लेकिन पितांत कौन श्रेष्ठ था? बमन। बमन। बमन पितांत श्रेष्ठ था, क्योंकि पित्त अगर दिख रहा है तो बमन को रोक दो, क्योंकि पित्त दिख रहा है, इसका मतलब कफ निकल चुका है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी क्लियर है सबको? यस सर। चलिए आगे। तो ये हो गई गणित हमारी कफांत और पितांत के बारे में। नेक्स्ट चलिए, अब हम बात कर रहे हैं। अब पहले ये मैं समझा देता हूं, मूत्र और पुरुष। देखो ये भी थोड़ा लॉजिकल है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रेक्टम के एंटीरियर साइड में है, आगे की तरफ है। जब मल का वेग आता है, उससे पहले वो मल का वेग आगे बस्ती पे दबाव डालता है। इसलिए मलत्याग के दौरान अक्सर मूत्र का पहले निर्गमन हो जाता है, क्योंकि आगे ब्लैडर पे वो रेक्टम प्रेशर डाल रहा है। क्योंकि फ्लूइड लिक्विड का बहना जल्दी होता है एज कंपेयर टू लिक्विड मल, सॉलिड मल, सख्त मल। इसलिए लिक्विड पहले बह जाता है, मूत्र पहले निकल जाता है। इसलिए मूत्र, पुरीस, पित्त, औषधि, कफ, ये क्रम होता है विरेचन का। नॉर्मल। नेक्स्ट आइए विरेचन के प्रकार। 3 प्रकार के विरेचन होते हैं। ये 3 प्रकार के विरेचन के टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बड़ा सॉफ्ट विरेचन, जिसको बोलते हैं मृदु विरेचन। एक होता है सुखपूर्वक विरेचन, सुखता से जो विरेचन करा देता है। एक होता है बड़ी तीक्ष्णता से जो विरेचन कराता है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना है। मृदु विरेचन होता है कैसिया फिस्टुला, बोले तो अमलतास या आरगवद। अल्प मल परिवर्तन करता है, क्योंकि बड़ा मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, बच्चों में भी दे सकते हैं। तो साइड में लिख दो, 4 से 12 साल के बच्चों में इसी से विरेचन कराते हैं। लिख लो 4 से 12, लिख लो साइड में। क्वेश्चन आता है 4 साल से 12 साल के बच्चों में किससे विरेचन कराओगे? बड़ा सॉफ्ट, बोले तो अमलतास। बड़ा मीठा भी होता है, बड़ा मधुर होता है, इसलिए इससे विरेचन करा सकते हैं। सुखपूर्वक विरेचन कराना है तो निशोत या तीव्रत। गोला मारो, ये डायरेक्ट एग्जांपल आएंगे, सीधा लिखा आएगा। सुख विरेचना नाम कौन है? मृदु विरेचना नाम कौन है? तीक्ष्ण विरेचना नाम कौन है? तो सुख जो है वो निशोत, ओपरकुलिना तरपेंथम। ये जो है वो निशोत, या इसको हम बोलते हैं क्या, ओपरकुलिना तरपेंथम या तीव्रत, ये कराता है सुख विरेचक। एक होता है भैया बड़ा तीक्ष्ण विरेचक, बोले तो हार्ड लेग्जेटिव, वो होता है स्नूही चीर, यूफोर्बिया नेरीफोलियम। स्नूही चीर, जिसको सेहुंड भी बोलते हैं, स्नूही भी बोलते हैं, सेहुंड या स्नूही। ये कराता है क्या, तीक्ष्ण विरेचन, बड़ी तेज वेग के साथ विरेचन कराता है। अगर किसी व्यक्ति का कोष्ठ क्रूर है तो उसमें काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ये हो गया हमारा वमन के बारे में, ये हो गया हमारा विरेचन के बारे में। नेक्स्ट आइए बस्ती के बारे में बात करें। मलाशय या गुदा मार्ग से या मूत्र मार्ग से भी जो बस्ती देते हैं या द्रव्य को प्रविष्ट करवाते हैं, उसको बस्ती बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मल द्वार से ही देंगे, नहीं, मूत्र के मार्ग से भी दे सकते हैं। इन केस ऑफ सिस्टाइटिस, इन केस ऑफ प्रोस्टेटाइटिस, इन केस ऑफ क्रोनिक ब्लडर या न्यूरो
न्यूरोजेनिक ब्लडर, उन सब के अंदर जो है वो मूत्र मार्ग से भी जो है वो औषधियों को दे सकते हैं, उसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। मल मार्ग के अलावा दूसरे मार्ग से बस्ती को देना उत्तर बस्ती कहलाता है। जैसे मूत्र मार्ग से देना उत्तर बस्ती कहलाता है। और बस्ती को आधी चिकित्सा बोला है चरक ने, 100 स्टार मार्क करिए। पूरे जगत के पंचक्रम एक तरफ, बस्ती एक तरफ, बोले तो अर्ध चिकित्सा। क्यों? कोई बता सकता है बस्ती को आधी चिकित्सा क्यों बोला है? देखते हैं कितना आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि मैंने लॉजिक पढ़ा दिया पहले, अगर आपने गौर किया हो तो। बस्ती को आधी चिकित्सा का दर्जा क्यों दिया चरक ने? वमन को बोल देता, विरेचन को बोल देता। करो, ट्राई करो, ऊपर खापड़ गलत सही जो बोलना है बोलो, ताकि आपको थोड़ा दिमाग खुले। सर तीनों दोष का सार भाग निकल जाता है। सर वात पूरे शरीर में है और ये वात के लिए वात पे काम करती है, इसलिए इसको लॉजिकल और मान सकते हैं। आपने पढ़ा था वात के नानात्मज कितने होते हैं? 80। जी पूरे जगत के सबसे नानात्मज ज्यादा किसके थे? वायु के। वात के और उसको ही अगर जीत लिया है तो आधी चिकित्सा कर ली कि नहीं कर ली? कर ली। इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोलते हैं। और अगर सुश्रुत पूछ ले अर्ध चिकित्सा तो करोगे सिरा मोक्षण, खून निकालना, ब्लड लेटिंग, वेनसेक्शन, लिख लो साइड में। सुश्रुत आधी चिकित्सा, क्योंकि वो सर्जन है, वो तो बोलेगा साहब मैं तो काटापीटी करूंगा, तो अर्ध चिकित्सा होती है सिरा मोक्षण। तो सुश्रुत की अर्ध चिकित्सा सिरा मोक्षण। चरक भैया मेडिसिन का आदमी है, बस्ती आदि चिकित्सा बोलता है। नीचे लिखा वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है, वात ज्यादा नानात्मक ज्यादा, इसलिए अर्ध चिकित्सा बोल दिया। सिरा मोक्ष या सिरा वेधन सुश्रुत, ये वात दोष की श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। ऐसी बात नहीं है वात के लिए ही होती है, ये पित्त को भी कम करती है, ऐसी बात नहीं है, ये कफ को भी कम करती है, त्रिदोष नाशक होती है, लेकिन मुख्य रूप से वात को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आइए, दो भेद होते हैं बस्ती के, एक तो काढ़े की बस्ती, एक तेल की बस्ती। कोई बड़ी बात नहीं, काढ़े की बस्ती, तेल की बस्ती। तो आइए पहले काढ़े की बस्ती के बारे में बात करते हैं, जिसको निरूहण या निरूह बस्ती भी बोलते हैं, या आस्थापन भी बोलते हैं। आस्थापन वय को स्थापन करती है, एज को स्थापित करती है। माइक ऑफ करिए। इसको निरू भी बोलते हैं, आस्थापन भी बोलते हैं, शोधन भी बोलते हैं। प्यूरिफिकेटरी बस्ती है ये। और क्वाथ इसके अंदर काढ़ा प्रधान होता है, क्योंकि काढ़ा शोधन करेगा, इसलिए इसको शोधन बस्ती भी बोलते हैं। निरु को शरीर से दोष को निहरण करने के लिए इसको निरु भी बोलते हैं। ये मैंने बताया था आपको, वय का स्थापन करती है, वय को स्थापित करती है, स्थिर रखती है, इसलिए इसको आस्थापन लिखिए, अनुवासन को काट के आस्थापन लिखिए, आस्थापन। आस्थापन, इसको आस्थापन भी बोलते हैं। इसके भेद दो होते हैं, माधु तेलिक बस्ती। इसके जो मेन भेद है वो होती है माधु तेलिक बस्ती, यापना बस्ती, युक्तरत बस्ती और सिद्धरत बस्ती। ये इसी के ही प्रकार है। तो क्वेश्चन आता है, यापना बस्ती, युक्तरत बस्ती और सिद्धरत बस्ती कौन सी बस्ती है? काढ़े की या तेल की? क्या उत्तर करोगे? काढ़े की। काढ़े की। नीरू बस्ती के प्रकार है। अभी होता क्या, थोड़ा मोटा मोटा समझ लो। यापना बस्ती मतलब वो काढ़े की बस्ती जो किसी भी ऋतु में दे सकते हो आंख मीच के, चाहे शरद हो, चाहे वसंत हो, चाहे ग्रीष्म हो, देखना ही नहीं है। युक्त रथ बस्ती का मतलब होता है जो रथ आदि के अंदर युद्ध करते करते भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट में काम में आ सकती है। क्योंकि पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट भैया यही हुआ करते थे, वामान विरेचन। पहले कोई बोले तो इथाइम सैलेट या टर्नेक्समिक एसिड या कोई बोले तो फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट के इंजेक्शन, ये कुछ नहीं हुआ करते थे हजारों साल पहले। तो युद्ध के समय भी जो रथों पे बस्ती दे देते थे उसका नाम पड़ गया युक्त रथ बस्ती। और सिद्ध रथ बस्ती, इसका मतलब सिद्धि प्रदान करने वाली बस्ती हुआ करती थी, इसलिए सिद्ध रथ बस्ती भी इसको बोल देते थे। तो कुल मिला के ये सब काढ़े की बस्तियां हैं। इतना ही क्वेश्चन आएगा। सर सभी ऋतुओं में दे सकते हैं आस्थापन बस्ती? आस्थापन नहीं, ओनली यापना। अच्छा ये बात है। ओनली यापना बस्ती, सर्व ऋतु दया, सभी ऋतु में केवल यापना बस्ती के लिए ही लाइन आई है। प्रमेय, कुष्ठ और उदर रोग के अंदर भी इसको जनरली दे सकते हैं। वैसे प्रमेय के अंदर तेल नहीं दोगे, क्योंकि तेल जो है वो धातुओं को बढ़ा देगा, शुगर को बढ़ा सकता है या प्रमेय को बढ़ा सकता है। कुष्ठ रोगी भी जो संतर्पण रोग व्याधि है, कुष्ठ भी संतर्पण जन्य व्याधि है, उसमें भी तेल उसको बढ़ा सकता है। उदर रोग के अंदर आगे पेट के अंदर पानी भर रखा है तो तेल नहीं देंगे वहां पे, लेकिन काढ़े से शोधन बस्ती के रूप में इन तीनों में दे सकते हैं।
नॉर्मल। नेक्स्ट है ये तेल की बस्ती या अनुवाशन बस्ती, जिसको स्नेह बस्ती भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑयल डलता है। इसका नाम है स्नेह बस्ती, अनुवाशन बस्ती या स्नेह प्रधान होता है। इसमें घी या तेल, मैक्सिमम तेल या घी भी कई बार देते हैं, तो घी या तेल इसमें प्रधान होता है, या मज्जा भी देते हैं। शरीर के अंदर रहने पर भी दूषित नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है प्रतिदिन दी जा सकती है, देनी है नहीं, दी जा सकती है। वो कंडीशन है कि कब नहीं देनी है, कब देनी है। मुख्य कर्म है शरीर को मोटा जाना, शरीर का प्रंगण करना, शरीर को पोषित करना। इसलिए इसको लंघन में नहीं रखा था, क्योंकि लंघन से बॉडी सूख रही है, ये बॉडी को मोटा रहा है, इसलिए इसको लंघन में नहीं डाला था, याद हो तो। इसका भेद होता है मात्रा बस्ती, और मात्रा बस्ती के ब्रैकेट में लिख दो 1.5 पल, ब्रैकेट में लिख दो 1.5 पल। इसकी मात्रा कई बार पूछ लेते हैं, 1.5 पल 1.5 पल। एक पल में 4 तोला होते हैं, तो गुणा कर लेना। 1.5 पल मात्रा होती है इस बस्ती की। तो क्वेश्चन आता है कई बार, मात्रा बस्ती की मात्रा कितनी है? 1.5 पल। तो ये तेल की बस्ती है, ब्रंगण बस्ती है, स्नेह बस्ती है, ऑयलेशन की थेरेपी है, ऑयल देते हैं इसके अंदर गुदा मार्ग से, और ये ब्रंगण शरीर को मोटाती है और इसको रेगुलर यूज कर सकते हैं, और ये बॉडी को दूषित नहीं करती। एक चीज और लिख लो इसके अंदर, साइड में, इसके अंदर लिखो 9 घंटे में बाहर आती है, साइड में लिख लो प्रत्यागमन काल 9 आवर्स। प्रत्यागमन काल, प्रतिआगमन, प्रत्यागमन काल 3 याम, 3 याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं, तो ये 9 घंटे तक अंदर रह सकती है, 3 याम। और उसका लिखो निरुबस्ती का प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त, साइड में लिखो निरुबस्ती का 1 मुहूर्त, प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त, 48 मिनट्स। 48 मिनट्स में काढ़े की बस्ती बाहर आ जाती है जनरली। ऐसा नहीं कह रहा हूं आती ही आती है, बोले तो घड़ी देख के बैठे नहीं, बोले क्यों नहीं आ रही 48 घंटे में, नहीं, जनरली 100 मरीज को दोगे 90 में आ जाएगी। कई बार नहीं आती है तो घबराना नहीं है, अगर बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आए चाहे नहीं है, कोई मतलब नहीं। सर फिर से कॉम्प्लिकेशन बताइए अगर हो भाई। जाए तो इसको फलवर्ती देके या रेक्टल सपोजिटरी देके निकाला जाता है, वो अलग चिकित्सा है। बोलिए, कोई सवाल पूछ रहे हैं? सर फिर से बताइए, इसको रिपीट कर दीजिए। बस्ती मान लो मैंने 8 बजे दी काढ़े की किसी मरीज को, तो वो 8:48 पे जनरली 90% बाहर आ जाती है शरीर से, बोले तो विरेचन के रूप में मल के साथ बाहर आ जाती है। अगर मल के साथ बाहर नहीं आती है तो घबराना नहीं है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी कई बार हो जाती है, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसको फिर गुदा मार्ग से सपोजिटरी लगा के निकाला जाता है। ये होता है काढ़े की बस्ती के लिए। तेल की बस्ती 9 घंटे में बाहर आती है, 3 याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं, और अगर ये 3 याम में बाहर नहीं आ रही है तो वापस वही चीज, घबराना नहीं है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन करे तो उसके अनुसार हम चिकित्सा करते हैं। दूसरी चीज, तुम मुझे बताओगे जनरली तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? अगर मुझे किसी मरीज में शोधन बस्ती देनी है, शोधन बस्ती काढ़े की, नीरू बस्ती, तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? मैं उसको खाली पेट दूं या खाने के बाद दूं? खाने के बाद। खाने के बाद। सब खाली पेट। पहले तो जो खाने के बाद बोला है वो समझाओ, क्या लॉजिक है? क्योंकि जो उत्तर दिया वो लॉजिक से तो दिया होगा ना, तो लॉजिक समझाओ। सर तीक्ष्ण, अगर तीक्ष्ण है तो वो ज्यादा तीक्ष्ण है सर, खाली पेट उसको दिक्कत नहीं है। आप सोचो, जितने दूसरे का उत्तर लेता हूं मैं। जिसने बोला खाने के पहले बोले तो खाली पेट, ये तो आपने खाने के बाद बोला। एक ने बोला था खाली पेट, वो समझाओ खाली पेट क्यों? सर शोधन ही करना है तो खाली पेट ही ज्यादा सही है, चीजों को कम करना है। देखिए, खाली पेट और भरे पेट का मतलब ये नहीं है कि बस्ती मुंह से देते हैं, बस्ती तो गुदा मार्ग से देंगे। भरा पेट होगा तो क्या होगा? गुदा मार्ग से लेकर जो आपका एरिया ऊपर कोलन का है, रेक्टम का है और आपका इंटेस्टाइन का है, उसके ऊपर भोजन प्रेशर डालेगा, जिसके कारण एरिया कम हो जाएगा नीचे का। खाली पेट रहेगा तो ऊपर का एरिया खुला रहेगा। और तुम मुझे बताओगे शोधन अच्छा कब होता है? जब कमरा खाली हो या कमरा भरा हो? जब खाली हो सर। तो शोधन खाली के समय होता है, तो खाली कब? खाली पेट। इसलिए शोधन बस्ती खाली पेट देंगे।
जिससे मैक्सिमम एरिया के अंदर जाके वो शोधन कर दे। क्लियर हो रही मेरी बात? रूम के अंदर झाड़ू अच्छा कब लगता है? जब रूम भरा हो सामान से, रूम खाली हो। खाली भरा हो हो। खाली हो सर। खाली हो सर, भरा हो तो खाली झाड़ू हो कैसे तब लगाओगे से, भाई? जब रूम खाली भरा होनी। ही है तुम्हारा तो झाड़ू कैसे लगाओगे जमीन पे? जमीन को स्वच्छ करने के लिए रूम खाली होना चाहिए, इसलिए जो भी सामान नीचे पड़ा होता है तो आप ऊपर रख देते हो झाड़ू निकालने के लिए। बॉडी के अंदर भी पूरी तरह से इंटेस्टाइन क्लियर हो जाए तो आपको भोजन नहीं करना है, ताकि ऊपर तक बोले तो लगभग लगभग ग्रहणी तक बस्ती जा सके शोधन के लिए। और वो कचरा इसलिए जल्दी बाहर निकाल के लेके आ रही है, देख लो, इसलिए 48 मिनट में उसको बाहर आना आना है, क्योंकि कचरा निकालना है। 9 घंटे कचरा अंदर नहीं रह सकता, इसलिए काड़े की बस्ती 48 मिनट में बाहर आनी चाहिए। क्लियर हो गया मामला, साफ सुथरा कर दिया। दूसरी तरफ आइए, तेल अगर 50 मिनट में बाहर आ गया तो तुम मुझे बताओगे एक व्यक्ति के पेट में तेल 9 घंटे रुक रहा है, एक व्यक्ति के पेट में तेल आधे घंटे रुक रहा है, अच्छा एब्जॉर्ब कौन सा तेल होगा, 9 घंटा या आधा घंटा? 9 घंटा वाला। 9 घंटे वाला, क्योंकि हमें तेल, जब हम खर्चा करके तेल डाल रहे हैं गुदा मार्ग से चिकित्सा में, तो क्या हम चाहते हैं कि वो आधे घंटे में बाहर आ जाए? इसीलिए 9 घंटे उसको अंदर रहना है, ताकि अच्छा एब्जॉर्प्शन हो और अच्छा वात का समन करे। दूसरी चीज, अगर इसको हमने खाली पेट दे दी तेल की बस्ती, तो ये ऊपर तक जा सकती है, कहां तक? कंठ तक भी आ सकती है, या स्टमक के अंदर भी जा सकती है। लेकिन हमें मेनली वात को नाश करने के लिए इस बस्ती को देना है। और वात का स्थान आमाशय होता है या वात का स्थान पकवा से होता है, बताओ? पकवा से। तो पकवा से तक ही हमें काम करना है, इसलिए ऊपर से भोजन का प्रेशर आना चाहिए, ताकि वो पकवाशय तक ही काम कर पाए, नहीं तो ऊपर तक चली जाएगी तेल की बस्ती। इसलिए तेल की बस्ती को भोजन के बाद में देते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबके? भोजन करने के जी बाद ऊपर से जी जो सर। है वो प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर के कारण तेल ऊपर नहीं जाएगा और पकवाशय में ही रहेगा, और वहीं रहकर वात को खत्म कर देगा, जो हम चाहते हैं। और 9 घंटे इसलिए क्योंकि मैक्सिमम अवशोषण 9 घंटे में हो जाता है, इसलिए 9 घंटा और वो 48 मिनट। नेक्स्ट आइए, किस स्थिति में देते हैं, ये सर इंपॉर्टेंट। तेल वाला सर मतलब खाना खा के मतलब किया जाता है वो खाली, और ये वाला जो काढ़ा वाला है वो खाली पेट। जी, यस। नेक्स्ट आइए, हम बात कर रहे हैं किस अवस्था में बस्ती को देना है। पुरुषों के अंदर वाम पार्श्व देना है, वाम पार्श्व, गोला मारिए, वाम पार्श्व। बोले तो लेफ्ट लिटरल, वाम का मतलब होता है लेफ्ट लिटरल, लेफ्ट की तरफ करवट लेकर बस्ती को देना है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्त्री के अंदर भी कर दो, नीचे वाले स्त्री की लाइन के आगे लिखो गर्भिणी स्त्री, स्त्री के आगे लिख दो गर्भिणी स्त्री, तब नीचे वाली लाइन सही होगी। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बच्चा हो, कोई हो दुनिया में, हमेशा वाम पार्श्व देना है, लेफ्ट लिटरल। लेफ्ट करवट लेटाओ और फिर बस्ती को डालो। उससे क्या होता है, लेफ्ट लेटरल बस्ती को देने से उसके जो इंटेस्टाइन है, उसका जो कोलन है, उसका जो सिग्मोइड कोलन है, उसकी एक लीनियर जो है वो स्थिति मेंटेन हो जाती है। और गर्भिणी स्त्री अगर है तो उसको न्युब्ज अवस्था में जो है वो बस्ती को दिया जाता है। इसको गोला मारी, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को जो है वो न्युब्ज, न्युब्ज मतलब स्क्वेटिंग पोजीशन, मलत्याग की पोजीशन जो होती है वो न्युब्ज पोजीशन कहलाती है। या कई बार उल्टा बोले तो लेफ्ट लेटरल से जो कोणीय पोजीशन होती है, इसको मैं बता दूंगा आपको ये क्या एक्चुअली, इसको तो डायग्राम से समझाना पड़ेगा। बस इतना याद रखो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऊपर पुरुष ऑब्लिक स्त्री कर दो, पुरुष और स्त्री दोनों में, ओनली पुरुष में नहीं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो वाम पार्श्व। गर्भिणी स्त्री के अंदर न्युब्ज अवस्था में बस्ती को दिया जाता है, इसको बता दिया जाएगा न्युब्ज क्या होता है, ठीक है? इसको अब निश्चिंत रहिए, न्युब्ज सब अवस्था में देना लेफ्ट है साइड बस्ती। लेट के वो दिया जाता हाँ, है। लिथोटोमी होती है, लेकिन उसको भी आप डायग्रामेटिकली आपको समझा देंगे। लिथोटोमी पोजीशन होती है न्युब्ज, लेकिन होता क्या है इसको आपको समझा देंगे। उसके अंदर देनी है गर्भिणी स्त्री को केवल, और अगर स्त्री पूछे चाहे पुरुष पूछे, वाम पार्श्व उत्तर जाएगा, क्योंकि इससे अलाइनमेंट आ जाता है क्लियर, और अंदर तक बस्ती प्रवेश कर सकती है। नेक्स्ट है ये बस्ती का निर्माण। बस्ती का निर्माण कर रहे हैं, अब मान लो आपको बनानी है कोई एक बस्ती, तो उस बस्ती के अंदर क्या क्या क्रम से क्या क्या डालोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वागवट का क्रम है।
माक्षिकम, सबसे पहले आप भगोले में या किसी प्याले में मधु को डालेंगे, गोला मारिए। माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम, इस क्रम को याद रखना, वाग्भट का क्रम है, आगे लिख दो वाग्भट, ये वाग्भट का क्रम है। माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम, सबसे पहले एक भगोले में सबसे पहले शहद डालना है, उसके बाद में नमक डालना है, हिलाते रहना है, उसको मिलाते रहना है, फिर उसके बाद में कोई भी स्नेह डालना है, जो भी आपके तेल है या घी है, उसके बाद में काढ़ा कल्क डालना है, और लास्ट में काढ़ा डाल के उसको हिलाते रहना है। ये क्रम याद होना चाहिए। इस क्रम को डालने से एक दूसरे में सब सोल्यूबलाइज हो जाते हैं। नहीं तो अगर इसके अंदर आपने ऊपर नीचे डाला तो ये सोल्यूबलाइज होके एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन पाता है, सब अलग अलग पड़े रहेंगे अगर इसको इस क्रम से नहीं मिलाया तो क्वेश्चन आता है वस्ती के अंदर द्रव्यों का क्रम बताइए। माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम, ठीक है, ये याद रखना। सर इसमें तो ऑप्शनल होगा ना, निरू में और उसमें। नीरू के अंदर ऐसा नहीं है कि 100% काढ़ा होता है, 80% काढ़ा होगा तब भी उसको काढ़े की बस्ती बोलूंगा, जब तक कि वो 50% से ऊपर नहीं है। तो नीरू बस्ती के अंदर तेल भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम पड़ता है एज कंपेयर टू काढ़ा, इसलिए उसको काढ़े की बस्ती बोलते हैं, ठीक है। तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम, उसमें तो प्योर स्नेह पड़ता है, किसमें, तेल की बस्ती में। ये जो बात कर रही है काढ़े की बस्ती की बात कर रहे हैं, ये जो है वो नीरू बस्ती का क्रम है, उसमें तो प्योर तेल है। तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम, ये नीरू बस्ती का बनाने का क्रम है। नेक्स्ट आइए, अब देंगे कब, किस ऋतु में देंगे, तो भैया आपको हमेशा बता रखा है, आइए इसको थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, तुम मुझे बताओगे पहले कॉमन सेंस से। जनवरी के अंदर जो है, आप मुझे बताओगे जनवरी महीने के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर कब होता है वातावरण का, रात्रि में, सुबह या दोपहर में? सर दोपहर से होता है। दोपहर में। तो देख लो क्या लिखा है, शीत में और वसंत में दिन में बस्ती देना है, क्योंकि टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री रहता है, गोड़ा माली। तो बोले तो हेमंत, शिशिर और वसंत, 3 ऋतु याद रखना। अब तुम मुझे बताओगे जून के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल कब रहता है, दोपहर में या सुबह या शाम, रात में सर। या जनरली रात में जिसको हम बोलते हैं। तो देखो रातें ठंडी होती है गर्मियों की, तो क्या लिखा है, गर्मी में दिख ही रहा है, शरद में पित्त दिख रहा है, ये भी गर्म है, और वर्षा याद रखना साथ में। रात्रि में बस्ती देनी है, 100 स्टार मार्क करो, 100 स्टार दोनों। ठंडा 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 ऋतु दिन में, गरम 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 ऋतु रात में, कहानी खत्म। तो कुल मिला के ग्रीष्म गरम, शरद में पित्त दिख रहा है गर्मा गर्म, और वर्षा बीच में पड़ रही है तो वर्षा को भी साथ में ले लो। रात्रि में बस्ती देना है, शीतल ऋतु, ठंडी ऋतु, और वसंत बीच में पड़ रहा है, दो ठंडी ऋतुओं के, इसलिए इसको क्या कर दो, दिन में बस्ती दे दो, 100 स्टार मार्क करिए, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आइए, उत्तर मार्ग से दी जाने वाली बस्ती, मैंने बात की थी, जो मूत्र मार्ग से या गर्भाशय मार्ग से, बोले तो गुदा के अलावा कहीं से भी दो, वो कहलाता है उत्तर बस्ती। बोले तो गर्भाशय के अंदर दे दो, गर्भिणियों के अंदर या स्त्रियों के अंदर, या पुरुष के अंदर मूत्र मार्ग से दे दो, उसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। उत्तर का मतलब है दूसरा मार्ग, जो मुख्य मार्ग है उससे हटके जो दूसरा मार्ग है उसको उत्तर बस्ती बोलते हैं। अब उत्तर बस्ती का जो नेत्र होता है, ये क्वेश्चन आता है, डबल स्टार मार्क करना। नेत्र मतलब होता है उत्तर बस्ती की जो ट्यूब होती है, जो आगे की ट्यूब है, इसको मान लो नॉर्मल, इसको अगर समझना है तो ट्यूब मान लो, उस ट्यूब को मूत्र इंद्री के अंदर 12 अंगुल तक प्रविष्ट करवाना है, गोला मारो। क्वेश्चन आएगा चरक के अनुसार उत्तर बस्ती का नेत्र का प्रमाण कितना है, याद रखना उसने एक ही चीज बोली है, 12 अंगुल। सुश्रुत ने मेल फीमेल बोल दिया, 14 मेल 10 फीमेल, गोला मारो। सुश्रुत ने, याद रखना दोनों, चरक उत्तर बस्ती बराबर 12 अंगुल, सुश्रुत उत्तर बस्ती बराबर 14 मेल 10 फीमेल, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आता है, और आया हुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्ती के व्यापद, बोले तो कॉम्प्लिकेशन, बस्ती ज्यादा दे दी, बस्ती कम दे दी, बस्ती को ज्यादा दबा दिया, बस्ती को कम दबा दिया, बस्ती को टेढ़ा दबा दिया, बस्ती को ठंडा दे दिया, बस्ती को ज्यादा गर्म दे दिया, ऐसे करके 12 उपद्रव होते हैं, गोला मारो, 12 ही उत्तर करना है। इसके आगे सर उत्तर पश्चिम नेत्र का प्रमाण का मतलब, उत्तर बस्ती जिस इंस्ट्रूमेंट से देते हो वो इंस्ट्रूमेंट मूत्र के इंद्री के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं ना दवा देने के लिए,
तो उसको गर्भाशय के अंदर नेत्र का प्रमाण बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? नेत्र का प्रमाण बोलते हैं नेत्र उसको। का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, जो उत्तर बस्ती देने के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, वो 12 अंगुल तक प्रविष्ट करवाना है, बोले तो इंसर्ट करना है। यस। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर, जैसे गुदा मार्ग से सर जो बस्ती देते हैं उसको सिर्फ बस्ती बोलेंगे या उसका भी कुछ स्पेशल नाम है सर? ओनली बस्ती, ओनली बस्ती। सिर्फ जैसे बस्ती कह रहे हैं नीरू यानी बस्ती गुदा और मार्ग है अनुवासन सर? बस्ती। और अगर वो उत्तर बस्ती बोल रहे हैं तो ये मूत्र मार्ग या कोई अन्य मार्ग हो सकता है उत्तर सर? बस्ती का मतलब है गुदा के अलावा कहीं भी। जी। और अगर गुदा रहेगा तो सिर्फ उत्तर बस्ती, नहीं गुदा बस्ती रहेगा सिर्फ तो सर। ओनली बस्ती। ओके सर। ये जो बस्ती व्यापद 12 लिखा है, इसके आगे लिख दो निरु बस्ती व्यापद। ये निरु बस्ती का व्यापद है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दो बस्ती होती है, तेल की और निरु की, ये निरु बस्ती व्यापद है। और अगर बोल ले तेल बस्ती के व्यापद कितने, तो लिख दो ब्रैकेट के अंदर 6, इसी के बगल में लिख दो तेल बस्ती व्यापद बराबर 6, या अनुवासन भी बोल सकते हैं। अनुवासन बस्ती व्यापद 6 लिख दो, या स्नेह बस्ती व्यापद लिख दो, कुछ भी लिख दो। स्नेह बस्ती व्यापद 6, इसके आधे हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा बस्ती व्यापद बोले तो उसको निरु बस्ती व्यापद ही समझना है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन आएगा, ढंग से सुनना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बस्ती व्यापद होते हैं ए 12, बी 10, सी 6, 12 डी 4। 12 बस्ती बोले चाहे निरु बस्ती बोले, 12 उत्तर करके आना है। तेल की बस्ती बोले या स्नेह बस्ती बोले तो 6 करके आना है। अगर वो अलग से बोल रहा है तो ही 6 करना है, बस्ती बोले तो 12 करके आना है। ठीक है, तो बस्ती या निरु बस्ती व्यापद 12 होते हैं। आधे कर दोगे तो स्नेह बस्ती के व्यापद। व्यापद तो मतलब मतलब कॉम्प्लिकेशन, वो काढ़ा बस्ती ना सर, जो काढ़े से दी जाती है। उसको ही निरु सर बस्ती बोलते हैं, वही 12 होता है। सर तेल की बस्ती में क्या लिख के आएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा तेल बस्ती के व्यापद कितने हैं, क्या उत्तर करोगे? 6। खत्म बात। ठीक सर। नेक्स्ट है स्नेह और निरू भी तो बोल सकता है ना। निरु काड़ा है, निरु नहीं बस्ती नहीं सर, काढ़ी। तेल और काढ़ा ना बोल के स्नेह और नुरू भी बोल सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, निरु बस्ती बोलो 12, बस्ती बोलो 12, स्नेह बस्ती बोलो तो ही 6 करके आना है, नहीं तो 12 ही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है स्नेह बस्ती अलग से पूछ रहा है तो 6 करके आना है। बस्ती का मतलब निरु बस्ती ही होता है। नेक्स्ट है ये नश्य। नासा मार्ग से या नेजल कैविटी से जो औषधि देते हैं उसको नश्य बोलते हैं। तो नासा मार्ग से जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के लिए जो औषधि हम नासिका से देते हैं उसको नश्य बोलते हैं। भेद याद रखना है। चरक के 5, माइक माइक का ध्यान रखिए। सुश्रुत के 2/5 करिए, सुश्रुत के 2/5। चरक की नश्य 5 होते हैं, सुश्रुत के 2/5। पहला आंसर 2 करना है सुश्रुत का, और सुश्रुत का अगर 2 उत्तर नहीं है तो 5 करना है। 2/5 दोनों उत्तर है। वाग्वट के 3, सारंगधर या काश्यप के 2 बस्ती नश्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उत्तर देना। सुश्रुत के नश्य होते हैं 2, 5, 2, 5 दोनों 4। 2 5 दोनों 2 5 दोनों दोनों 2 5। अगर दोनों आएगा तो दोनों उत्तर करना है। अब वापस क्वेश्चन सुनना। सुश्रुत के नश्य होते हैं 2, 5, 4, 3। 2 5 5 2 5 तो 2 5 2 2 सर 2 एक उत्तर करोगे, 2 उत्तर करोगे? 2 सर 2 2 2 5 ऑप्शन वापस सुनिए। 2, 5, 3, 10। 2 2 सर 2 उत्तर 2 करना है। होगा। जो पहले लिखा है वो पहला उत्तर करना है। बोले तो सुश्रुत की नश्य 2 होते हैं। नेक्स्ट आइए, अब नश्य होते क्या क्या नहीं चाहिए इसको पढ़ते, इंपॉर्टेंट है इसके टेबल। 5 प्रकार के नश्य, एक होता है नावन, एक होता है आवपीड, एक होता है धमापन, एक होता है धूम, एक होता है प्रतिमर्श। नावन का मतलब है अंगुली को स्नेह के अंदर डुबा के नाक में बूंद को टपकाना, नॉर्मल नावन कहलाता है। आवपीड का मतलब होता है पत्तों को या औषधि के
पत्र को या फल को निचोड़कर उसका जूस नाक के अंदर डालना अवपीड कहलाता है। जिसके अंदर जूस डालते हैं, पत्तों का, फूलों का जूस। धमापन मतलब होता है सूखे पाउडर को नाक में फूंक देना। सूखे पाउडर को नली के अंदर डालकर नाक में फूंक देना धमापन कहलाता है। औषधियों के धुएं को नाक से खींचना धूम या धूम नश्य कहलाता है। और अंगुली के, तर्जनी अंगुली के 2 पर्व डुबाकर नाक के अंदर टपकाना प्रतिमर्श कहलाता है। मतलब आपके अंगुली के जो 2 पोर है, नीचे वाला जो आपका पोर 1, दूसरा पोर 2, इसको 2 पोर तक डुबाकर जितना बूंद निकलेगा उसको डुबाना प्रतिमर्श। लेकिन इसकी मात्रा लिख लो नीचे, 2 बूंद लिख लो। पहला आंसर 2 बूंद करना है, लिखो नीचे 2 बूंद। प्रतिमर्श नश्य की मात्रा 2 ड्रॉप्स होती है, लिख लो 2 बिंदु या 2 बूंद। पहला आंसर यही करना है, प्रतिमर्श 2 बूंद होती है। अब इसके भेद के ऊपर बात करते हैं। पहले नावन पर आइए। नावन क्या था? अंगुली को डुबाया ऑयल के अंदर और नश्य को किया। उसके 2 भेद होते हैं, स्नेहन और शोधन पे गोड़ा मार। स्नेहन करने के लिए और ज्यादा मात्रा में डालोगे तो शोधन भी कर देता है। प्लांट का जूस नाक के अंदर डाला, उसके 2 भेद होते हैं, गोला मारो, स्तंभन और शोधन। 100 स्टार क्वेश्चन मारो, ये लाइन कई जगह आई। क्वेश्चन आएगा स्तंभन और शोधन किसके भेद हैं? गोला मारो, अवपीड के। स्तंभन का मतलब है नासा से किसी भी पदार्थ को रोकना, जैसे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग आ गई है तो दूर्वा या दूब का जूस डाल दो नाक में, स्तंभन हो जाता है। शोधन का मतलब है किसी भी प्रकार से शोधन करना, अगर आपको मस्तिष्क का, तो उसको शोधन अवपीड डालते हैं। धूम के अंदर आइए, 3 प्रकार का जो धूमपान हमने किया था वैसे वही है ये धूमपान या धूम, या इसको नशे भी बोलते हैं क्योंकि इसको नासा से लेते हैं। प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, ये वही भेद हैं जो धूमपान के भेद हमने पढ़े थे स्वस्थवर्त के अंदर। और प्रतिमर्श का कोई ऐसा सच भेद होता नहीं है, लेकिन ये जो भेद लिखे मर्श और प्रतिमर्श, ये जो है वो स्नेह के भेद है या स्नेह नश्य के भेद है, ये प्रतिमर्श के भेद नहीं है। तो इसको ब्रैकेट मार के लिख दो, स्नेह नश्य के भेद, ये प्रतिमर्श के भेद नहीं है। और प्रतिमर्श की मात्रा अगर पूछेंगे तो क्या उत्तर करोगे? 2 बूंद। 2 बूंद मात्रा होती है प्रतिमर्श नश्य की, याद रखना है, ठीक है? पहला आंसर यही करना है। तो ये हमने 5 नश्य के बारे में बात की, जो कि चरक बोलता है, 2 बोलता है सुश्रुत, 3 बोलता है वाग्वट, और सारंगधर और काश्यप आचार्य 2 नश्य बोलते हैं। बस ये संख्या याद रखनी है। नेक्स्ट आइए, रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण को आदि चिकित्सा कौन सा आचार्य बोल रहा था? चरक, सुश्रुत। वो सुश्रुत 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 बोल रहा है। चरक ने आदि चिकित्सा किसको बोला है? बस्ती। बस्ती को। बस ठीक है। नेक्स्ट आइए, रक्त मोक्षण। दूषित रक्त को शरीर से सर। बाहर निकालना रक्त मोक्षण कहलाता है। आचार्य सुश्रुत और वाग्वट ने इसको शोधन कर्म के अंदर जो है वो प्रधान माना है, और रक्त और पित्त के विकारों में इसको किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। वाग्वट भी पंच, सर बोलिए इसमें आचार्य सुश्रुत नहीं दिया गया, तो कैसे उसमें लिखना पड़ेगा? किसमें? सर इसमें से है प्रतिमर्श ने 2 माना है, तो आचार्य ने, सुश्रुत ने, तो इसमें सिर्फ चरक के हिसाब से हम बोलेंगे। क्वेश्चन आपके पास आएगा, चरक के नस्य कितने होते हैं, क्या उत्तर करोगे? चरक के नस्य कितने होते हैं? 5। 5 सर, 5। क्वेश्चन आएगा, सुश्रुत के नस्य के प्रकार बताइए। 2। 2। बस ऐसे सवाल आएंगे। और ये जो नीचे हमने बात की है, ये नश्य के जो 5 भेद हैं, उन 5 भेदों के बारे में बात की। इन्हीं में से 2 बना देता है सुश्रुत, और यही 5 बना देता है चरक। कहने का मतलब ये है, समझ आगे बात? ये कोई नहीं पूछेगा कौन सा माना है, सीधा इतना याद रखो, इतना नंबर है और इतना जो है वो संख्या मानता है ये आचार्य, इतना संख्या ये आचार्य। दो जो है वो नश्य और शिरोविरेचन। अगर आप डिटेल में बात करेंगे तो सुश्रुत ने 2 नश्य जो बोले हैं, वो बोला एक तो नश्य और एक बोला शिरोविरेचन। फिर उसने नश्य के आगे 5 भेद कर दिए, जो मैंने बताया 2/5। तो पहला आंसर 2 ही करना है। रक्त मोक्षण बता दिया। नेक्स्ट आइए, रक्त मोक्षण के प्रकार।
दो प्रकार के रक्त मोक्षण सर होते सर हैं। एक तो सर मर्श बोलिए। और प्रतिमर्श तो शायद सारंग में होता है। सर मर्श और मर्श और प्रतिमर्श जो बताया था प्रतिमर्श इसको तो प्रायोरिटी सारंग ने दी है शायद। सारंगधर के होते हैं ये, तभी तो उसके दो हैं, सारंगधर के दो, ये मर्श और प्रतिमर्श ये दो ही हैं। इन दोनों को भी मात्रा के अनुसार भेद करते हैं। प्रतिमर्श नश्य की मात्रा 2 बूंद होती है और मर्श नश्य की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, 8, 16 और 32। वो डिटेल की बात है, उतना डिटेल में मत जाइए, बस दो होते हैं, ये सारंगधर ने बोला है, लेकिन होते हैं मर्श और प्रतिमर्श, दो जो है वो यही दो है। मर्श में स्नेह की मात्रा ज्यादा, प्रतिमर्श के अंदर स्नेह की मात्रा कम, 2 बूंद। रक्त मोक्षण दो प्रकार का होता है, शस्त्र से और अनुशस्त्र से। शस्त्र का मतलब है कोई भी आप शस्त्र को काम में ले रहे हो, इंस्ट्रूमेंट को काम में ले रहे हो, और अनुशस्त्र का मतलब है जो शस्त्र के विपरीत छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको काम में ले रहे हो, वो कहलाता है अनुशस्त्र। तो आइए, शस्त्र से कौन सा कहलाता है? प्रच्छान और सिरावेद। गोड़ा मारो। प्रच्छान का मतलब होता है चीरा लगा के एक स्थान का खून निकालना। मान लो हाथ के अंदर कोई फोड़ा हो गया, उसको काट के खून निकाल दिया, उसको कहते हैं प्रच्छान। और एक होता है सिरावेद। सिरावेद का मतलब है पूरी सिरा के अंदर ही हमने नीडल डाल के पूरे बॉडी का ही खून निकाल लिया। बोले तो ज्यादा दोषों के अंदर सिरावेद करते हैं, छोटी जगह के दोषों के अंदर प्रच्छान करते हैं। ये दो होते हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट नीडल काम में ले रहे हैं या शस्त्र काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है अनुशस्त्र। बोले तो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, जैसे गाय का सींग काम में ले लिया जिसको श्रृंग बोलते हैं, जलोका काम में ले लिया, लीच जिसको जलोका बोलते हैं, अलाबू काम में ले लिया जिसके अंदर कफ दुष्टि के अंदर जिसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं, और जिसके अंदर घटी यंत्र ले लिया जिसके अंदर बड़ा कप काम में लेते हैं। तो ये काम में आते हैं अनुशस्त्र। और क्वेश्चन आएगा अनुशस्त्र में श्रेष्ठ कौन है? क्या उत्तर करोगे? जलोका। 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 जलोका अनुशस्त्र में श्रेष्ठ है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, श्रृंग से कौन से दोष में काम में लेते हो? गोला मारो। वात। जलोका ठंडा ठंडा कूल कूल पानी में रहती है, इसलिए पित्त में काम में लेंगे। अलाबू जो होता है वो रुक्ष होती है और उष्ण होती है, इसलिए इसको कफ में काम में लेंगे। और घटी यंत्र बड़ा कप जो होता है वो हम काम में लेंगे गुल्म की चिकित्सा के अंदर। होता क्या, थोड़ा सा समझो। गुल्म क्या होता है? पेट के अंदर एक गोल गोल वायु का गुबार होता है जो पेट में इधर से उधर घूमता है, उसको गुल्म बोलते हैं। तो उसकी चिकित्सा में करते हैं क्या है, थोड़ा सा समझो। हमको एरिया लोकलाइज कर दिया कि भैया पेट के इस स्थान में ये वायु का गुबार जो है वो अभी पड़ा है, तो हम करते क्या है, थोड़ा सा कैंडल को जलाते हैं, और उस कैंडल को जलाने के बाद में कपिंग थेरेपी अगर आपने देखी हो, उस कप के अंदर थोड़ा सा कैंडल को ले जाएंगे क्योंकि वहां की पूरी ऑक्सीजन को चूस लेगा और उसके अंदर निर्वात हो जाता है, और डायरेक्ट उस कप को उसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने से वो गुल्म धीरे 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 श्रिंक करता करता उस कप के अंदर फिट हो जाएगा। फिर उसको मूल को पकड़ लेंगे और चीरा लगा के उस गुल्म को निकाल लेंगे। उसको बोलते हैं घटी यंत्र मेथड, गुल्म को निकालने का शस्त्र क्रम। तो क्वेश्चन आएगा कौन से, बोले तो क्वेश्चन आएगा श्रृंग का प्रयोग कौन से दोष में करोगे? क्या उत्तर करोगे? बात में। वात में। बात फिर क्वेश्चन आएगा जलोका को कौन से दोष के लिए करते हो? पित्त के। में। अलाबू का किस में करोगे? कफ के। पित्त। अलाबू कफ, कफ जलोका कफ कफ पित्त, और श्रृंग जो है वो वात के लिए काम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है। सर अलाबू क्या होता है? अलाबू मतलब होता है लौकी। जो लौकी होती है, जैसे लौकी नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो लंबी ट्यूब जैसी होती है और बीच में खाली स्थान होता है, उसको बोलते हैं अलाबू। जस्ट एज लौकी को अंदर से खोखला कर दो, ऐसा यंत्र काम में आता है जो कि कफ की दृष्टि में, कफज अगर दुष्टि है खून की, तो खून के अंदर उस कफ को निकालने के लिए काम आता है अलाबू। ये थोड़ा सा रुक्ष होता है और गर्म होता है, इसलिए कफ नाशक होता है। नेक्स्ट है जलोका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, जलोकाएं कितनी होती है? पहले तो गोड़ा मारो, लिखो पहला आंसर 12/2। 12/2 करो, 2 के आगे 12 लिखो, 12/2। क्वेश्चन आएगा जलोका कितनी होती है, तो उत्तर करना है 12/2। 2 आंसर बाद में करना है, ठीक है। पहला आंसर 12। 6 होती है पॉइजनस, 6 होती है नॉन पॉइजनस। अब यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी पॉइजनस है या विषैली है और कौन सी विषैली नहीं है। अभी 1 सेकंड में याद हो जाएगा। देखो, तो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तुम मुझे बताओगे जलोका की संख्या कितनी होती है? क्या उत्तर करोगे? 12। 12।
और ऑप्शन में अगर 1 2 3 4 है तो क्या उत्तर करोगे? 2। दो पहला आंसर 12 करना है, दूसरा उत्तर 2 करना है। इसलिए याद रखना है, जो मैं करा रहा हूँ नोट्स के अंदर चेंजेस या जो मैं वापस आपको रिफाइंड चीज बता रहा हूँ उसको याद रखना है। अब समझो क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी विष वाली है, निम्न में से कौन सी निर्विष वाली है? तो उसको याद करते हैं। देखो पहले विष के ऊपर आओ भैया। विष वाली जितनी भी जलोकाएं हैं सब खतरनाक खतरनाक नाम वाली आएगी। देखो सबसे पहले तुम मुझे बताओगे कृष्ण जो है वो सही शब्द है भगवान कृष्ण का या कृष्णा? कृष्णा गलत है। कृष्ण सही कृष्ण शब्द है कृष्ण। बोले तो आ की मात्रा नहीं आएगी। देखो इसके अंदर आ की मात्रा लिखी है, इसका मतलब ये मामला गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब विष वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ रही मेरी? क्लियर है ना? कृष्ण होता है, जी सर। कृष्णा नहीं होता है। कृष्णा मतलब गड़बड़, तो ये गड़बड़ मतलब विषैला है। क्लियर है मामला? आगे चलो। कर बुरा, अरे भैया ये तो बुरा ही कर रहा है, नाम से ही बुरा कर रहा है। कर बुरा, अगले का कर बुरा, तो कर बुरा तो अगला तो जब बुराई कर रहा है इसका मतलब ये विष वाला आदमी। आगे देखो क्या लिखा है, अल-कायदा। अल-कायदा कौन था? पता है किसी को अल-कायदा कौन था? पाकिस्तानी संगठन है ना अल-कायदा, टेररिस्ट अल-कायदा। ये सब जो अल-कायदा, अल-गर्दा, अल-कायदा, तो ये अल-कायदा, ये अल-गर्दा बोलो चाहे अल-कायदा बोलो तो गोला मारो। अल-गर्दा, तो अल-गर्दा बोले चाहे अल-कायदा से याद रखो, तो ये भी खतरनाक बंदूक मारने वाला आदमी है। नेक्स्ट आओ, इंद्रायुधा। इंद्रायुधा बोले तो इंद्र युद्ध करता हुआ। अब युद्ध करता हुआ इंद्र तो भैया जैर ही छोड़ेगा। इंद्रायुधा, युद्ध कर रहा है इंद्र, तो ऐसे याद रखना है ये भी विषैला है। सामुद्रिका, समुद्र का जल तो सारा विषैला होता ही होता है। समुद्र का जल तो कितना कड़वा होता है, तो ये भी कड़वा है। गो होता तो मान लेते गाय है, लेकिन ये गो चंदना है, ये तो भैया ये तो और ही खतरनाक है। गो होता तो मानते अच्छी चीज है, चलो गाय है, लेकिन ये गो चंदना, इसका मतलब गड़बड़। तो गड़बड़ गड़बड़ सब याद हो गया। इसके अलावा आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गड़बड़ याद हो गया तो अपने आप याद चला जाएगा कि कौन सा गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उत्तर देना। निम्न में से कौन सी जलोका विष वाली है? विष वाली है या सविष है? ए सावरिका, बी पुंडरिका, सी शंकुमुखी, डी कृष्णा। कृष्णा। कृष्णा सर, कृष्णा। कृष्णा। अगला क्वेश्चन फिर सुनो, निम्न में से निर्विष जलोका है, निम्न में से निर्विष जलोका है, नॉन पॉइजनस। ए कपिला, बी कपिला। पिंगला, सी शंकुमुखी, डी सभी। सभी सर, सभी। सभी निर्विष है, क्योंकि इसके अंदर ना अलगर्दा आया, ना करबुरा आया, ना कृष्णा आया, ना गोचंदना आया, ना सामुद्रिक आया, ना इंद्रा युद्धा आया। ये सवाल आते हैं, अच्छी तरह याद करना है। ये हो गया जलोका के भेद। नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चात क्लास के अंदर। बोले बाकी मिलते हैं कल।